नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खेती के सवाल को आप सिर्फ उस फ्रेम तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं जिसमें हमेशा एक किसान खेतों में दिखाई देता है। हल जोत रहा होता है, बीज बो रहा होता है, या ट्रैक्टर चला रहा होता है, या सूखा पड़ने पर आसमान की तरफ ताक रहा होता है। ऐसी तस्वीरें किसानों की दिनचर्या की होती ही हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खेती और किसानों को ऐसी तस्वीरों के फ्रेम से निकालने की ज़रूरत है। उसी तरह हमें किसानों को समझने और देखने का नज़रिया भी बदलना होगा। किसान सिनेमा भी देखता है, वो गाना भी गाता है, खाता पीता भी है, आंदोलन भी करता है। हर वक्त पगड़ी पहने वो किसान ही नहीं रहता, बल्कि चीन को लेकर अखबार भी पढ़ता है। ये और बात है कि उस अखबार में कुछ होता नहीं है, खासकर हिंदी अखबार में। हमारा किसान भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम का उपभोग करता है, जैसे हमारा युवा सुबह शाम नाश्ते में मीम खाता है। हमारा किसान हर वक्त किसान नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होता जो हर समय अपने वर्ग की पहचान में बंद रहता हो। सिर्फ एक वर्ग है जो हमेशा अपने वर्ग की पहचान और हितों की सीमा में ही रहता है। वो है अमीरों का वर्ग, क्योंकि अमीर लोग स्वीट होते हैं। हमारा किसान बेशक अपनी फसलों के बेहतर दामों की तलाश में रहता है, सब्र करता है, मंडी को समझता है, जाता है, नए नए विकल्पों के बारे में भी सोचता है, पुराने और नए विकल्पों से भी हारता है, ठगा जाता है, कुछ मुनाफा भी पाता होगा। इसलिए किसान बनकर आंदोलन भी करता है, और आंदोलन करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ किसान होने में नहीं सिमट जाता। वो किसान होने के अलावा कुछ और भी होता है। जैसे वो अपने दाम के सवालों को पुलवामा के बाद दिए गए जवाब के आगे छोड़ देता है। जैसे वो अपनी जाति और धर्म के सवालों को भी फसलों के दाम के सवाल से कई बार ऊपर रखता है। जैसे वो मंदिर के शिलान्यास को भी अपने दाम के सवाल से ऊपर रख सकता है। कहने का मतलब है कि किसान को हमेशा किसान के फ्रेम में नहीं देखना चाहिए। दूसरे तमाम वर्गों की तरह भारत का किसान भी दूसरों की तरह अपने मुद्दों से ज्यादा असली या बनावटी मुद्दों पर अपनी जान और अपना वोट लुटा देता है। यह इसलिए बताया कि आप यह न समझें कि राम मंदिर के शिलान्यास पर न्यूज चैनलों में घंटों कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे तो मैं उनके विकल्प के रूप में किसानों का मुद्दा दिखा रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि किसानों के लिए भी मंदिर के शिलान्यास का मुद्दा उनके अपने मुद्दे से बड़ा मुद्दा है, और यह मुद्दा उसी तरह से प्रभावित करेगा उन्हें जैसे दूसरों को करेगा। जैसे किसान सेना के लिए जवान देता है, मंदिर के लिए एक ईंट और सोना और गहना भी दे सकता है। यह भी जानता हूं कि किसानों के मुद्दों से कोई दूसरा तबका प्रभावित नहीं होगा। यह नहीं जान सका कि किसान दूसरों के मुद्दों से प्रभावित होते हैं, तो दूसरे किसानों के मुद्दों से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं था कि 5 महीनों में अस्पतालों को लेकर चर्चा नहीं हुई देश में। क्या उनसे अस्पताल बेहतर हो गए? कहीं कहीं हुए, मगर ज्यादातर जगहों पर निगाहें दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि नहीं भी हुए और आगे भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पहले भी लोग जिलों से एम्बुलेंस लेकर पटना भागते रहे हैं। बस इस बार पटना वाले पटना में ही इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, और अब जिले वाले अपने जिले में भाग रहे हैं, क्योंकि दूसरे जिले के मरीज पटना नहीं आ सकते हैं। पटना भागना बंद हो गया है। लोगों को यह नहीं लगता कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं, लेकिन आजकल सबको यही लगता है कि मीडिया दिखा रहा है या नहीं। यह कहने के बाद या यह लगने के बाद सब वही देखने बैठ जाते हैं जो मीडिया दिखा रहा होता है। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों को। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, कोई भाई बिल्कुल आपाधापी नहीं करेगा, बिल्कुल अनुशासन में चलेगा। सामाजिक दूरी बनाते हुए ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन के इस रचनात्मक प्रदर्शन से आप यह बिल्कुल ना समझें कि किसान डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हर समय पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध किसान ही करें जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास अगर 81 रुपए प्रति लीटर डीजल के दे सकता है तो हमारे किसान मिडिल क्लास से पीछे क्यों रहें? ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर प्रतीकात्मक दृश्य हैं। जैसे कोई भी कानून खाली हाथ कभी नहीं आता है, वो एक हाथ में झोला लेकर भी आता है जिसमें विकास होता है। जब कई साल बीत जाने के बाद झोले से विकास नहीं निकलता है तो फिर एक नया कानून आता है नए झोले के साथ। जब तक विकास नहीं आएगा तब तक कानून आता रहेगा। पुराने कानून के जाने और नए कानून के आने की प्रक्रिया को ही सुधार कहते हैं।
जबकि हर कानून पहले से ज़्यादा बिगाड़ कर जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने कितने सुंदर तरीके से प्रदर्शन किए हैं। अपनी जेब से डीजल फूंक कर अपनी कम होती कमाई को लेकर आवाज़ उठाई है। कम बड़ी बात नहीं। मीडिया हमेशा से ही किसान विरोधी रहा है, लेकिन किसान कभी भी मीडिया विरोधी नहीं रहे हैं। वे उन चैनलों को भी पूरे मन से देखते हैं जिनमें कभी किसान नहीं दिखाई देता। बहरहाल किसानों का विरोध उन 3 अध्यादेशों को लेकर है जो जून के महीने में आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इन्हें कृषि सुधार से संबंधित अध्यादेश कहा जाता है। कोरोना के बीच में इन 3 सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार ही बता सकती है। संसद में बहस का इंतजार क्यों नहीं किया गया, सरकार बता सकती है। इन तीनों अध्यादेशों के नाम इस प्रकार हैं। अंग्रेजी में ही ये नाम पीपल्स फ्रेंडली लगते हैं। प्रथमतः फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। द्वितीयतः एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020। तृतीयतः द फार्मर्स ब्रैकेट में इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ब्रैकेट क्लोज्ड एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। 2022 आ रहा है, 1.5 साल ही दूर है। यह वह साल है जब भारत के किसानों की आमदनी दुगनी होने की घोषणा हुई है। किसान अपनी कमाई के डबल होने से सिर्फ 1.5 साल दूर है। क्या पता सरकार इन्हीं नेक इरादों से यह सुधार कर रही हो, मगर किसानों को क्यों नहीं लग रहा है कि उसका इरादा नेक नहीं है। किसान यूनियन जिंदाबाद, खेती विरोधी ऑर्डिनेंस रद्द करो। आलू और प्याज 2 ऐसे सब्जी है जो पूरा साल आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, जब किसान अपनी सब्जी पैदा करता है, आलू और प्याज बेचने जाता है, तो उसको 2 रुपए किलो भाव, 4 रुपए किलो भाव मिलता है। वही प्याज 4 महीने बाद जब स्टोरियों के अंदर चला जाता है गोदामों में, तो वही प्याज 40 रुपए किलो मिलता है। मतलब किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत होती नहीं है। आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला मेरे को कि घर में शादी हो और प्याज ना मिला हो, जब किसी ने सरकार से गुहार लगाई हो मेरे को प्याज दिलाए, आलू दिलाए। आलू मिलते हैं, प्याज मिलते हैं, महंगे भाव पे मिलते हैं। अगर अब वही स्टॉक सीमा खत्म कर दी गई, इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों ने अनाज हमारा लेकर गोडाउन भर लिए और किल्लत पैदा कर दी, तो किसान भी मरेगा और आमजन भी मरेगा। अब इसका एक इलाज हो सकता है कि सेंट्रल सरकार या तो इसी ऑर्डिनेंस में एक और जो होता है क्लॉज वो ऐड कर दे कि कोई भी ट्रेडर, प्रोसेसर, एग्रीगेटर, कोई भी XYZ MSP के नीचे प्रोक्योरमेंट या जो होता है ट्रेड, जो होता है ट्रांजैक्शन एकदम नहीं होगा। या एक और ऑर्डिनेंस ले आए जिसमें ये हो कि MSP के नीचे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये अगर हो जाता है तो फार्मर्स की जो एप्रीहेंशन है वो उनको थोड़ी संतुष्टि ये आएगी कि सेंट्रल सरकार का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि MSP पे प्रोक्योरमेंट का अंत होगा। ये जो नया अध्यादेश लाया गया है, इससे मंडी के बाहर का जो एरिया है वो कॉर्पोरेट्स के लिए फ्री ऑफ टैक्स है और यहाँ तक कि वो एक आधार कार्ड से खरीद सकते हैं। अगर किसान की फसल खरीद के वो पैसे ना दे तो वो पाबंदी लगा दी कि कोर्ट में भी नहीं जा सकते। SDM के पास आप कंप्लेंट कर सकेंगे और SDM एक बोर्ड बनाएगा। कौन सुनेगा छोटे किसान की, 5 एकड़ से कम वाले किसान की। सरकार की मनसा ये है कि हमारे खेत भी छीन लिए जाएं। कॉन्ट्रैक्ट खेती जिसको ठेकेदारी की खेती कहा जाए, उद्योगपति अगर खेती करेंगे किसान के खेत के ऊपर, तो किसान को किसान के ही खेत के ऊपर मजदूर बना के, बंधुआ मजदूर बना के काम करवाया जाएगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के जो नियम बनाए हैं इन्होंने, वो ऐसे बनाए गए हैं कि उसकी फसल का रेशो ऐसा रखा गया है कि चावल की लंबाई इतनी होनी चाहिए, मोटाई इतनी होनी चाहिए, कपास की रेशे की लंबाई इतनी होनी चाहिए, मोटाई इतनी होनी चाहिए। अगर वो सारे गुण अगर फसल में नहीं पाए तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फसल नहीं लेगा, तो किसान फसल कहाँ बेचेगा। सरकार कहती है कि किसानों के लिए बाजार बड़ा हो जाएगा। वे अपने राज्य और जिले की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों से मोल भाव कर सकेंगे। क्या वाकई इससे किसानों को लाभ होने जा रहा है? नए अध्यादेश के मुताबिक, जिसमें लिखा है कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में और अपने ही राज्य में कहीं भी उपज बेच सकेंगे, अपने राज्य की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सिस्टम भी होगा और ई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी जिसके पास पैन नंबर है कारोबार कर सकेगा। ई प्लेटफॉर्म किसान और व्यापारी पर अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। नियम और शर्तें पारदर्शी होंगी और स्थानीय भाषा में प्रचारित की जाएंगी। किसानों को उसी दिन या 3 दिनों के भीतर पैसे का भुगतान करना होगा। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्थानीय स्तर पर एक बोर्ड बनाएगा। एसडीएम के आदेश की मान्यता सिविल कोड के आदेश के बराबर होगी। तो क्या वाकई किसानों के पास एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की मंडी से बड़ा बाजार मिल जाएगा? इतने दशकों तक राज्यों में मंडी का एक विशालकाय ढांचा तैयार किया गया है जनता के पैसे से। अनाजों को रखने के बड़े बड़े यार्ड बनाए गए हैं, गोदाम बनाए गए हैं, आढ़तियों के कार्यालय तैयार किए गए हैं, किसानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। अब इन बुनियादी ढांचों का लाभ क्या प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा या ये भी पुरानी व्यवस्था की तरह चलती रहेंगी? बेशक इन मंडियों में आढ़ती सिस्टम पैदा हुआ जो पारिवारिक और खानदानी होता चला गया। इनकी आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के आगे किसान लाचार रहा, मगर किसानों के साथ इनका रिश्ता भी रहा। आढ़ती किसानों के लिए मददगार बनते रहे। कहा जाता रहा है कि इन आढ़तियों के कारण भी किसानों का भला नहीं हुआ और सरकारें इन आढ़तियों का कुछ नहीं कर सकती। तो क्या केंद्र सरकार ने अपने सुधार के इन 3 अध्यादेशों के जरिए इन ताकतवर आढ़ती सिस्टम को खत्म नहीं कर दिया, या फिर इस आढ़ती सिस्टम का कोई दूसरा विकल्प बना दिया है जिसका अंदाजा किसी को नहीं है? किसान उसमें भी शोषित होंगे। मंडियों में नौकरशाही का भी एक ढांचा खड़ा हुआ था। क्या वे लोग अब निकाल दिए जाएंगे? एपीएमसी को संचालित करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें किसान व्यापारी सब होते हैं सदस्य के रूप में। बड़े बड़े यार्ड बनाए गए ताकि किसान अपनी उपज को वहां पर रखें, बारिश में उनकी उपज बर्बाद ना हो। जरूर किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर भी बेचता है। क्या इसका कारण यह नहीं कि मंडियां काफ़ी नहीं हैं, इसके लिए वो किसान मजबूर होता है? एपीएमसी तो इसीलिए बनाई गई ताकि सभी किसानों के पास एक सी सूचना रहे, एक सी व्यवस्था रहे, उसमें पारदर्शिता रहे और सरकार की जवाबदेही रहे। बेशक यह भी देखना चाहिए कि मंडी सिस्टम के कारण किसानों के हित कितने बेहतर तरीके से सुरक्षित थे। तो क्या उसमें सुधार की गुंजाइश छोड़कर उसे ध्वस्त कर देना ही ठीक था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने लायक हैं। वैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरह तमिलनाडु में भी किसानों ने इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। हिंदू अखबार की खबर के अनुसार 10 जून को तमिलनाडु के वेल्लोर और रानीपेट में किसानों ने इन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किए। उसके बाद 13 जुलाई को त्रिची जिले के कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ। करीब 1000 किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए और किसानों ने कई घंटों तक कलेक्टर के ऑफिस को बंद कर दिया। किसान इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इस संशोधन में फ्री पावर सप्लाई खत्म करने की बात कही गई है। इन सुधारों से जुड़ा एक अहम सवाल और भी है, संघवाद का, फेडरलिज्म का, केंद्र राज्य संबंध का। कई विश्लेषणों में आया है कि इन 3 सुधारों के जरिए केंद्र ने अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर ली है। अब खेती से जुड़े फैसलों पर, नियमों पर राज्यों की जगह केंद्र को बढ़त मिलेगी, जो पहले वो मॉडल कानून बनाकर राज्यों पर थोपने का प्रयास करती रही है। मंडियों से राज्यों को राजस्व अब नहीं मिलेगा। एक और बड़ा बदलाव है, कृषि उपजों को अनिवार्य वस्तुओं के दायरे से बाहर कर दिया गया है। धान, गेहूं, तेल, तेल के बीज, आलू, प्याज अब अनिवार्य वस्तुओं की सूची से बाहर हो गए। अब इनका भंडारण कोई भी कितना भी कर सकता है। जमाखोरी जैसी अनिवार्य प्रवृत्ति का क्या अंत हो जाएगा, या अंत ना होने पर उसे अंततः मान्यता दे दी गई है? हम जैसों को समझना चाहिए, छोटे व्यापारी के लिए जमाखोरी अपराध, प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यापारियों के लिए जमाखोरी निवेश की संभावना। ऐसे तर्क कब और कैसे गढ़ लिए जाते हैं? कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भंडारण करने से प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे, विदेशी निवेश आ जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में निवेश होगा, खाद्य की आपूर्ति चेन में आधुनिकता आ जाएगी। चूंकि हम बात किसानों की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों के आंदोलन को कैसे छोड़ दें?
दूध के दामों को लेकर महाराष्ट्र में समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। 2017-2018 में इसी तरह के मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ जब वहां बीजेपी की सरकार थी। 2020 में सेम टू सेम मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहा है जब यहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचा जाता है। तालाबंदी से पहले 1 लीटर दूध के 30 रुपए मिला करते थे, अब 17 रुपए मिल रहे हैं। मगर बाजार में दूध के दाम में कोई कमी नहीं आई है। शहरों में दूध 45 रुपए लीटर ही बिक रहा है, किसान को मिल रहा है सिर्फ 17 रुपए। क्रोधित किसान दूध को सड़कों पर फेंक रहे हैं। यहां आप कुपोषण की याद दिलाकर किसानों की मांग को कमजोर ना करें, लेकिन किसान दूध सड़क पर ना फेंकते तो अच्छा रहता। दूध की बर्बादी देखी नहीं जाती। महाराष्ट्र के अहमदनगर और सांगली में किसानों ने सड़कों पर दूध की गंगा बहाने का यह तरीका निकाला है। अखिल भारतीय किसान सभा और मिल्क प्रोड्यूसर्स जॉइंट स्ट्रगल कमेटी इस प्रदर्शन को अपना सुंदर नेतृत्व दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि दूध के दाम के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए दाम भी सरकार को बढ़ाने चाहिए। यानी किसान ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार दूध के दाम को अपने नियंत्रण से बाहर कर दे। सोचिए, अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो किसान किससे मांग कर रहे होते, बल्कि सरकार ही दाम को बेहतर करे, ये उनकी मांग है। मुनाफा प्राइवेट सेक्टर को और नियंत्रण सरकार का। 2017 में भी महाराष्ट्र के किसानों ने दूध फेंको आंदोलन किया, 2018 में भी किया, लेकिन तब किसान कहा करते थे कि उन्हें प्रति लीटर दूध कहीं 16 रुपए तो कहीं 20 रुपए, बिल्कुल आज की तरह। सोचिए 2017 में जो रेट इन्हें मिल रहा था 2020 में भी वही मिल रहा है। एक कारण यह भी है कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाउडर वाले दूध का दाम क्रैश कर गया था। इस कारण भारत में प्राइवेट कंपनियों ने निर्यात को कम कर दिया, दूध खरीदना कम कर दिया। तब कांग्रेस और एनसीपी दूध उत्पादक किसानों का साथ देती थी, आज बीजेपी दे रही है। 2018 में बीजेपी सरकार ने 25 रुपए लीटर दूध के दाम कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस साल विचार करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति के बैनर तले गांव-गांव में किसान जुट रहे हैं। दूध संकलन केंद्र पे इकट्ठा आके पत्थर पे दूध का अभिषेक करके राज्य और केंद्र सरकार का निषेध किया जा रहा है। दूध को 30 रुपए दर मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने 10 रुपए का अनुदान किसानों के खाते में डालना चाहिए, इस प्रमुख मांग के लिए। और केंद्र सरकार जो दूध के पाउडर का आयात कर रही है उसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र में जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, क्या उनसे किसानों के लिए नए अध्याय लिखे जाएंगे? अशोक गुलाटी जैसे अर्थशास्त्री इन अध्यादेशों को सही दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं, सरकार भी मानती है। वैसे 10 दिशाओं में हमें इन 2 दिशाओं को भी शामिल कर लेना चाहिए, सही दिशा और गलत दिशा को भी। इस तरह से दिशाओं की संख्या 12 हो सकती है, लेफ्ट राइट को जोड़ लेंगे तो 14 हो सकती है। ये मजाक है हल्का फुल्का। हम देवेंद्र शर्मा कृषि अर्थशास्त्री से बात करेंगे जो किसानों के विषयों पर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल यही है कि पुरानी जो मंडी व्यवस्था थी जिसे आप एपीएमसी कहते हैं, उस व्यवस्था में भी किसानों को दाम नहीं मिल रहे थे, तो फिर उस व्यवस्था के जाने का इतना अफसोस क्यों है? क्यों ना उसकी जगह नई व्यवस्था को आजमा कर देख लिया जाए कि किसानों को फायदा होता है कि नहीं होता है? नई व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कोई नई इतनी नहीं है कि हमारे देश में हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे याद है कि बिहार में 2006 में इतनी एक्साइटमेंट थी कि आप पूछिए नहीं। कहा जाता था कि भाई बिहार जो है अब देश का फ्यूचर फूड बाउल होगा और बिहार एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है जिससे कि किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मंडियों का एक नया जाल बिछेगा बिहार में। और ये भी कहा गया था कि ये जो रिफॉर्म्स हैं यही देश के फ्यूचर हैं और बिहार अब नया कटोरा बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। उस समय बिहार में जो एपीएमसी एक्ट था उसी को हटा के फेंक दिया गया था और ये कहा गया था कि इसके जाने से प्राइवेट मंडियों का जाल बिछेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। और एक इकोनॉमिस्ट जो है वो एक टर्म यूज करते हैं प्राइस डिस्कवरी, यानी प्राइस डिस्कवरी मतलब दाम किसान को और भी अच्छा मिलेगा। आज रवीश जी 14 साल हो गए हैं और अभी जो हमने लॉकडाउन के बाद जो हालात देखे रिवर्स माइग्रेशन के, उसमें से अधिकतर जो लाखों लोग जो अपने गांव चलकर गए हैं या किसी और मीडियम से भी गए हैं, लाखों लोग जो है उसमें अधिकतर लोग जो है वो बिहार, ईस्टर्न यूपी और इन सब प्रदेशों में गए हैं। और अगर 14 साल में बिहार ने
ये गलती ना की होती और उन्होंने अगर एपीएमसी का जाल बिछाया होता उसकी जगह पे, और उसकी जगह पे किसानों को एक दाम, सुनिश्चित दाम जो है, अश्योर्ड प्राइस जो किसानों को मिलता, तो मेरा मानना है कि बिहार को जितनी जनसंख्या वहां से निकल कर बाहर जाती है एज ए लेबर, एज वर्कर काम करने के लिए, शायद वो उसमें बहुत कटौती हो जाती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी हम देख रहे हैं हर साल, शायद ही कोई ऐसा साल गया हो जिसमें बिहार के जो अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को लाकर, गेहूं और धान को लाकर हरियाणा और पंजाब में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक सुनिश्चित दाम उनको मिलता है। बिहार में अगर धान का या गेहूं का जो दाम है वो 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल जाता है, तो पंजाब में कम से कम जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, या हरियाणा में जो भी मिनिमम सपोर्ट सरकार अनाउंस करती है वो किसानों को मिलता है, अश्योर्ड प्राइस मिलता है। और यही कारण है कि बिहार से देखते हैं हर साल आके प्रोड्यूस यहाँ बिकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 14 साल बिहार में कम से कम ये गलती नहीं की होती और एक पंजाब की तरह ही एक नेटवर्क बना दिया होता एपीएमसी मंडीज का, तो आज मुझे लगता है कि बिहार का किसान भी शायद पंजाब के किसान के लेवल का होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, जी हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिसको हम रिफॉर्म्स कह रहे हैं, जो हम भारत में लेके आ रहे हैं, ये अमेरिका और यूरोप में तो 6-7 दशकों से ये लागू हैं, चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के चीफ इकोनॉमिस्ट साहब ये कहते हैं कि 1960 से लेकर अभी तक किसान की जो इनकम है वो इट इज ऑन ए स्टीप डिक्लाइन, तो मुझे बताइए किसको फायदा हुआ इतने रिफॉर्म्स का अमेरिका में? अमेरिका में तो एपीएमसी नहीं है, अमेरिका में तो एमएसपी के कोई आप देखते हैं कभी उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जी ठीक है कि अमेरिका में एपीएमसी नहीं है, यूरोप में नहीं है, लेकिन वहाँ भी किसानों की आमदनी में गिरावट आई है। लेकिन भारत में एपीएमसी है, फिर यहाँ भी किसानों की आमदनी में गिरावट आई है। और एक जो व्यवस्था कही जाती है कि आढ़ती सिस्टम बन गया है, जिसके कारण से बिचौलिया सिस्टम बन गया है, जिसके कारण से किसानों को फ़ायदा नहीं है, तो अब फ़ायदा होगा क्योंकि ये सिस्टम हट रहा है। इस संदर्भ में भी बताइए, दोनों बातों के संदर्भ में। देखिए, पहले हम जो आप बात कर रहे थे कि विदेशों में जो हुआ है, अमेरिका में ये सब कुछ होने के बावजूद, देखिए वहां पर तो मैंने जैसे कहा कि ओपन मार्केट है, किसान कहीं भी बेच सकता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज शिकागो में है, और उसके बाद अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, वॉलमार्ट जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल भी है। इन सब के बावजूद भी अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन की अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 91% अमेरिकन फार्मर्स जो हैं वो बैंकरप्ट्स हैं, और बैंकरप्ट हैं, और उनका जो टोटल बैंकरप्सी का अमाउंट है वो $425 बिलियन का है। और किसान वहां पर खुद खेती छोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऐसे हालात रहे तो तकरीबन 87% फार्मर्स जो हैं वो खेती से बाहर निकल जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर ये 6-7 दशकों में एग्रीकल्चर अगर वहां पर जीवित है या सर्वाइव कर रहा है, तो इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उनको मैसिव एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है। हम सब जानते हैं इस बात को। ओईसीडी ने लेटेस्ट जो रिपोर्ट है 2018 में $246 बिलियन की एग्रीकल्चर में सपोर्ट दी है रिच कंट्रीज जो है। अगर ये उनका हालात है तो आप देखिए हम कहाँ पर आएंगे जब हमारे यहाँ हम मार्केट को ओपन कर देंगे। दूसरी बात जो आपने उठाई है बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवर द पीरियड एपीएमसी में बहुत खामियां हैं, फर्टिलाइजेशन भी होती है, कहीं के माफिया भी ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कम से कम एक बात अश्योर्ड है कि भाई किसान को एक जो सुनिश्चित दाम है वो मिलता ही मिलता है। जब भी किसान अपना प्रोड्यूस लेके जाता है तो वो उसको दाम मिलता है। अब देखिए 6% किसानों को भारत में एमएसपी मिलता है और 94% किसान जो हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती इतने दशकों से तो मुझे बताइए कि किसान क्या बेवकूफ है कि उसको नजर नहीं आता कि मार्केट्स अच्छा ऑपरेट कर रही है, मैं क्यों डिमांड कर रहा हूं कि मुझे एमएसपी चाहिए। सच्चाई ये है कि एमएसपी ने ही पंजाब हरियाणा के जैसे किसान की जो आज पोजीशन है हमारी कंट्री में, या हम जो देखते हैं उनको जिस रूप से, वो इसलिए है क्योंकि उनको एमएसपी मिलती है, उनको एक अश्योर्ड प्राइस मिलता है। आज अगर दिक्कत है किसान को तो एक अश्योर्ड प्राइस नहीं मिलने की दिक्कत है। वो वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट नहीं सह सकता, जैसा कि मैंने आपको अमेरिका, यूरोप और सब जगह पे बताया है। और हमारे देश में भी हमें चाहिए कि हम किसान को एक अश्योर्ड प्राइस दें, और ये अश्योर्ड प्राइस के लिए मुझे लगता है कि एपीएमसी मंडियों को बढ़ाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करिए कि आप उसमें जितनी भी खामियां हैं उसको निकालिए। उसको कोई स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम्स है, क्या हम स्टॉक मार्केट को हटा देंगे? हम उसकी जो उसमें करेक्शंस है वो करते हैं, तो क्यों नहीं हम एपीएमसी में करेक्शन करें और वो देखें कि भाई कैसे वो जो और इफेक्टिवली उसको डिलीवर कर पाए प्राइस। अब देवेंद्र जी आपने सही कहा, बिहार का उदाहरण दिया। तालाबंदी के दौरान दाल के जो किसान थे वो काफ़ी बर्बाद हो गए।
उनकी दालें बिकी नहीं, और दूसरा जो गेहूं के किसान हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी बहुत कम पे 500-600 रुपये प्रति क्विंटल के घाटे पे किसान बेच रहे थे। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन अध्यादेशों में कहीं नहीं लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म कर देगी? अगर वो रखेगी तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि इस रिफॉर्म के साथ साथ मंडी की व्यवस्था भी चलती रहेगी? देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने कहीं नहीं कहा कि एपीएमसी को हम हटा देंगे, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि एमएसपी की प्रथा हट जाएगी। लेकिन आपको पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों से जो एक इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है उसके अंदर ही देखना पड़ेगा कि किस तरफ हम जा रहे हैं। शांता कुमार कमेटी भी चाहती थी कि एमएसपी को हटाया जाए, और भी कमेटियां बहुत सी बनी हैं जो इकोनॉमिस्ट हमारे देश के कहते आए हैं कि भाई इनको एमएसपी को हटाना चाहिए, एक मोनोलिस्टिक प्राइस हो गया है। ये बहुत सी बातें हम देखते आए हैं, हर जगह पे ये बातें होती आई हैं। और अब जो सरकार ने कहा गया कि हम इसको नहीं हटा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक आपके एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ आपके सामने। पंजाब में अगर मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जहां पर कि बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है मंडियों का, अगर पंजाब में एक कंपनी मंडी के अंदर गेहूं खरीदती है तो उसको 6% टैक्स भी देना पड़ता है। जब वही कंपनी मंडी के बाहर या कोई भी ट्रेडर हो या कंपनी हो मंडी के बाहर खरीदेगा तो उसको टैक्स नहीं देना है। तो मुझे बताइए कि क्या ये नहीं होगा आने वाले दिनों में कि जो ट्रेडर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो बाहर से किसानों से गेहूं खरीदेंगी, क्योंकि वो 6% में से शायद उसको 2% अधिक भी दे देंगी, और वो आस्ते आस्ते जो मंडी सिस्टम है वो रिडंडेंट होता जाएगा। और यही सरकार चाहती है कि एमएसपी से उसका हाथ पीछे छुड़ाना चाहती है। और ये भी ना भूलें कि जब सरकार आई थी जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक मैसेज दिया था कि आप एमएसपी के ऊपर बोनस नहीं देंगे। अगर आप बोनस भी देंगे, कोई भी एडिशनल प्राइस देते हैं, तो सरकार चाहेगी कि भाई प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो स्टेट को ही करना पड़ेगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसमें राजस्थान, जो कि उसमें बीजेपी की सरकारें थी, उन्होंने भी इस पर बहुत ऑब्जेक्ट किया था। कहने का मतलब ये है कि हम पीछे हटते जा रहे हैं एमएसपी से, और फिर ये कहा जा रहा है कि साहब एमएसपी को तो हमने टच नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि टच नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से हम मार्केट को खोल रहे हैं और जिस तरीके से हम एक सिस्टम को ओवर द पीरियड, मुझे लगता है कि वो रिडंडेंट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एमएसपी जो है वो भी किसानों के हाथ से चली जाएगी। जी देवेंद्र जी, आपने ये कहा कि 94% किसान अभी भी खुले बाजार में अपने उत्पादों को बेचता है तो भी उसे दाम नहीं मिल रहा है। सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी के दायरे में लाए गए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाए गए होते तो पंजाब, हरियाणा की तरह बिहार के किसान भी समृद्ध होते। आप क्या ये बता सकते हैं कि जब मैं ये पढ़ रहा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में कि क्या संशोधन होगा, तो उसमें कई चीज़ें हटा दी गई हैं। अब उनका स्टॉक लिमिट तय नहीं किया जाएगा युद्ध और आपदा को छोड़कर, तो उसमें तो कुछ भी कोई भी कानून रहता नहीं है। ये तो कहने की बात है, जैसे अभी गृह मंत्रालय के पास कितने का अधिकार आ गए हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज में बहुत पहले से प्राइवेट सेक्टर के निवेश की बात होती रही है। क्या वो निवेश हुआ? क्या इसके बाद से निवेश हो जाएगा? अब जमाखोरी का भय समाप्त हो गया? इस तरह से स्टोरेज बढ़ाने से वो जो अनाज के स्टॉकिंग की जो समस्या थी, क्या अब वो समाप्त हो गई है? वैसी परिस्थितियां अब समाप्त हो चुकी हैं? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर जो प्रावधान जो हटाया गया है वो ये है कि स्टॉक लिमिट्स जो कंपनियां या ट्रेडर्स जो उनको जरूरत पड़ती थी उसमें दिखाने के लिए सरकार को या सरकार के लिमिट के अंदर काम करना पड़ता था, वो अब हटा दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये स्टॉक लिमिट हटाने से किसानों को इससे फायदा होगा। मुझे नहीं समझ आता कि उससे किसानों को कैसे फायदा होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इवन इन अमेरिका एंड यूरोप जो बड़े बड़े मल्टी ब्रांड रिटेल हैं, वॉलमार्ट, टेस्कोज, सेंसबरी, इनकी तो स्टॉक लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर किसान को अच्छा दाम वहां मिलता होता तो मैं ये नहीं समझ सकता कि क्यों किसान वहां प्रदर्शन करते हैं आके इन कंपनियों के सामने कि उनको एक फेयर प्राइस डिलीवर किया जाए। कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो यह समझ लें कि इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अमेंडमेंट से किसानों को फायदा नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो वो कंज्यूमर्स को होगा, क्योंकि ये ना भूलें हम कि जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं, जब भी और चीज़ों के दामों के दाम बढ़ते हैं, तो बेसिकली वो होर्डिंग की बात होती है। और अब जब होर्डिंग लीगलाइज हो गई है तो मुझे समझ नहीं आता कि हम कैसे सोचते हैं कि उसमें किसानों को फायदा हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि ये जो एक सिस्टम एक बताया गया है कि साहब जब ये हट जाएगा, जब हम ओपन मार्केट कर देंगे तो उसमें किसानों को बहुत फायदा होगा, देश की खाद्य सुरक्षा को भी फायदा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005-2006 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था जहां पर सरकार ने कंपनियों को अलाउ कर दिया कि आप जाके सीधा किसानों से गेहूं खरीद सकते हैं। उस समय क्या हुआ था कि इतना उन्होंने खरीद लिया कंपनियों ने, और उसमें बहुत मल्टीनेशनल भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने खरीदा वो उस गेहूं को। और लेकिन जब सरकार ने पूछा पीडीएस के लिए, जब देखा उसमें रिक्वायरमेंट के लिए स्टॉक नहीं था, तो उन कंपनियों ने देने से इनकार कर दिया, बताने से इनकार कर दिया कि कितना स्टॉक उनके पास है। और तब भारत को 5 मिलियन टन का गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था। दैट वाज द बिगेस्ट फूड इंपोर्ट एट दैट टाइम। और मुझे याद है कि उस समय बीजेपी ने ही ये डिमांड की थी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो प्रावधान था कि आप डायरेक्ट जो परचेज अलाउ करते हैं तो उसके करके खाद्य सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा हो गया था उस साल के बाद में करना। तो क्या ये दोबारा रिपीट नहीं होगा जब हम पंजाब में गेहूं और हरियाणा में जब गेहूं और धान की इस तरीके से जब हम अलाउ करेंगे कि आप जाके ओपन मार्केट परचेजेस कर सकते हैं? तो ये भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये अश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि ऐसी जो एक दो बार ऐसे एग्जाम्पल जो हो चुके हैं वो दोबारा ना दोहराए जाए। पर फिर सरकार हो सकता है कि किसानों की आमदनी अब दुगनी करनी जा रही हो, अब 1.5 साल बाकी है, हो सकता है कि इन कदमों से उनकी आमदनी डबल हो जाए। आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि किसान के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, उसे दाम नहीं मिलेगा, उपभोक्ताओं को और नुकसान होगा। पर इसमें है विवाद की स्थिति में प्रोटेक्शन एक्ट, एग्रीमेंट एक्ट भी है कि एक एसडीएम का कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट के बराबर उसे आदेश देने की उसके पास पावर होगा। क्या इन सब चीज़ों से वो प्रोटेक्शन नहीं है उसके पास? देखिए, जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें प्राइस एश्योर किया गया है और ये कहा गया कि जब भी आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो 1 साल नहीं 5 साल का भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और अगर उसकी वायलेशन होती है तो एक छोटा सा एक सेटअप बनाया गया है एसडीएम के कोर्ट के जैसे होगा, जिसमें कंपनी जो है, फार्मर जो है अपने कंप्लेंट्स लेके जा चुका। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि विद बिग प्लेयर ऑन वन साइड और एक किसान और या किसान जो और कुछ और भी किसान हो, एक नहीं कई भी किसान हो, तो उनका जो इम्बैलेंस होता है वो हमने सब पहले भी देखा है कि आज तक किसान को अन्याय तो मिला नहीं है, अधिकतर केसेस में अन्याय नहीं मिलता है और वो जो बेनिफिट होता है वो बड़ी कंपनी को या बड़े प्लेयर को ही होता है। एक बात तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है ये रवीश जी कि सब जगह कहा जा रहा है कि किसानों को अच्छा दाम, मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई अच्छा दाम मिलेगा। अगर चलिए हम मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल 1991 वाली पोजीशन होगी कि जैसे रिफॉर्म्स वहां पर आए थे, तो ये भी रिफॉर्म्स हैं कि आपने ये अश्योर किया कि भाई किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, कि कहा जा रहा है कि साहब ओपन मार्केट हो जाने से अब किसान को कोई रोक टोक नहीं है, सारे देश में वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। आप मुझे बताइए कि जहां जिस देश में 86% फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है, वो अपने जिले में नहीं जाके बेच पाता, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैंगलोर में जाएगा उदाहरण के लिए पंजाब से और वहां जाके अपना हायर प्राइस जो भी होगा उसको अचीव करने के लिए। कहने का मतलब है ये सब बातें देखने में सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि सब 1 मार्केट 1 कंट्री, लेकिन इन रियलिटी हमने 2 मार्केट कर दी है। 1 कंट्री 2 मार्केट्स। 2 मार्केट्स लिए कि एक तो एपीएमसी मंडी के अंदर एक अलग मार्केट होगी, एपीएमसी के मंडी के बाहर एक अलग मार्केट होगी। एपीएमसी के मंडी के अंदर आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा चाहे आप गेहूं और धान खरीदते हैं। एपीएमसी मंडी के बाहर आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप कोई कुछ भी खरीदते हैं। तो ये 2 तरीके की मंडियां हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आस्ते आस्ते एपीएमसी मंडी रिडंडेंट हो जाएगा। कौन चाहेगा कि मैं टैक्स दूं 6%, जिससे कि हम जानते हैं कि पंजाब में तकरीबन 3600 करोड़ रुपया उससे कलेक्ट होता है, रेवेन्यू आता है, जो कि विलेजेस और मंडियों की डेवलपमेंट के लिए वो यूज होता है। मंडियों की जो रोड्स हैं, सड़क के जो विलेज रोड्स हैं, उसमें भी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो कहाँ से आगे से पैसा आएगा, ये एक सवाल है, पर ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फोकस करना है, एड्रेस करना है। मेरा ये मानना है कि जब सभी एक्साइटेड हैं कि इससे प्राइस ज्यादा आएगा, सवाल किसानों के माइंड में है, जहाँ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम सारे देश में देख रहे हैं, कम से कम नॉर्थ में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हम एक काम क्यों ना करें, क्यों ना किसानों को विश्वास दिलाने के लिए हम एक चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए। चौथे ऑर्डिनेंस में ये अश्योर कर दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इट बिकम्स द लीगल राइट फॉर फार्मर्स। अगर सरकार कह रही है कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और इकोनॉमिस्ट भी देश के कह रहे हैं कि अच्छा दाम मिलेगा, तो क्यों नहीं हम किसानों को एक उनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए एक ऐसा नया ऑर्डिनेंस लेके आते हैं जो ये करते कि भाई एमएसपी के नीचे
किस बाहर एपीएमसी के या एपीएमसी के अंदर या एक प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में, ये सारे देश में एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी। मुझे लगता है कि यही एक प्रावधान जो अगर सरकार लेके आती है तो किसानों का हौसला बुलंद होगा, और पहले ही इंडस्ट्री और इकोनॉमिस्ट लोग पहले ही खुश हैं, तो वो भी उसमें भी कोई वो नहीं प्रॉब्लम है कि सरकार भी खुश, इकोनॉमिस्ट भी खुश, कंपनियां भी खुश, किसान भी खुश, तो दिक्कत क्या है? एक चौथा ऑर्डिनेंस हम बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। इस नोट पर हम इस बातचीत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सुझाव तो बड़ा मारक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक गारंटी के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में किसानों को दे दें, फिर बाजार को खोल दें कि भाई 1300 रुपये से कम में किसी का कोई माल नहीं बिकेगा, उसके ऊपर जिसका जितना बिक जाए। पर ये तो होगा नहीं, आप भी समझते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव इस नॉन सीरियस टाइम में इतने विस्तार से, इतनी सीरियसली गंभीरता से आपने इन बातों को रखा है, हम हमेशा से ही उसके कायल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि किसान समझेंगे इन मुद्दों को और दूसरे भी समझेंगे। बाकी ब्रेक के बाद हम कुछ और समझेंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली में 46 लाख लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ और ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन ऐसा सीरो टेस्ट के नतीजे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 46 लाख लोग दिल्ली के भीतर संक्रमित हुए हैं। क्या यह संख्या कुछ और भी कहना चाहती है? दूसरी बात, क्या ऐसा है कि हम आंकड़ों को कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से देखकर इस महामारी की वास्तविकता से बचने का प्रयास कर रहे हैं, या वाकई इससे हम लड़ रहे हैं? शुरू में याद कीजिए तो पहले जोर दिया जाता था कि हमारी कोशिशें कामयाब हैं, क्योंकि भारत में कई दिनों के अंतराल पर कोविड-19 के मामले दोगुने हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे, तब कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, वो मत देखिए, आप रिकवरी रेट देखिए कि कितने ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन मामलों की संख्या और रफ्तार पकड़ लेती है। जब 2 से 3 दिनों में 1 लाख नए मामले आ जाते हैं, तब जो है रिकवरी रेट जो है वो छोटी पड़ने लगती है, और कहा जाने लगता है कि नहीं नहीं, आप एक्टिव रेट देखिए, क्योंकि मरीज एक्टिव जो हैं वो 4 लाख के आसपास ही हैं, ज्यादा नहीं है। आप इसे 11-12 लाख की संख्या में जोड़कर मत देखिए। और जब ये भी बड़ा दिखने लग जाता है, तब कहा जाता है कि नहीं नहीं, फर्टिलिटी रेट काफी कम है, वो देखिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फर्टिलिटी रेट कम है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राज्यों में ठीक है। आप गुजरात देख लें, बिहार देख लें, झारखंड देख लें, यूपी देख लें, या यूपी के अलग अलग जिलों में देख लें, तो लड़ाई का जो विविध स्वरूप है वो नजर आता है। महाराष्ट्र भी देख लें, बंगाल भी देख लें। तो क्या हम इन तरीकों से, इन विश्लेषणों से कुछ नया मिल रहा है? नया ये कि क्या आप आश्वस्त हो रहे हैं कि जब आपके अस्पताल में जाने की स्थिति आएगी तो वहां का इंतजाम भरपूर मिलेगा और वो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा? बिहार के अनुभवों से तो ऐसा लगता नहीं है। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में सीरो के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के हर जिले से 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 22.86% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन लोगों में टेस्ट के दौरान एंटीबॉडी होने का पता चला। सबसे ज्यादा 27.86% लोग सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में संक्रमित पाए गए, जबकि शाहदरा जिले में संक्रमित लोगों का औसत 27.61% का रहा। दिल्ली के 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या 20% से ज्यादा रही। एनसीडीसी के डायरेक्टर ने एनडीटीवी से कहा, दिल्ली की कुल आबादी में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 46 लाख के करीब हो सकती है। पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से मिला और पॉपुलेशन पे एडजस्ट किया जाता है प्रेवलेंस। जो हमको दिल्ली सरकार से मिला वो हम जी। कितने लोगों का सैंपल लिया था आपने? 21,387। और कितने लोग आए संक्रमित? 23.48। तो 46 लाख हुआ करीब। हाँ जी, करीब। सीरो सर्वे का दिल्ली वासियों के लिए ये संदेश है कि 6 महीने बाद भी दिल्ली में कोरोना का इन्फेक्शन इतने बड़े स्तर पर चलता रहा।
लेकिन इतने बड़े शहर में घनी आबादी होते हुए भी सिर्फ करीब 23% लोग संक्रमित हुए, इसे नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल बहुत अहम मानते हैं। जो सीरो सर्वे आपने किया है, जो 23% के करीब लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए जून से 10 जुलाई के बीच में, इसमें क्या मैसेज है दिल्ली के लिए आपको लगता है? पहला मैसेज ये है कि 6 महीने तक भी इन्फेक्शन फैलती रही और इतने बड़े सिटी में, इतनी डेंस पॉपुलेशन में सिर्फ 23% लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें याद रखना है कि 77%, 75% से भी ऊपर जनता अभी भी ससेप्टेबल है। हम सब ससेप्टेबल हैं, इसलिए यहाँ तक ठीक रहे, बच के रहे, लेकिन आगे भी हमें पूरे एफर्ट्स जो हैं अपने आप को बचाने के, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट, इन सब को हमें पूरे जोरों शोरों से लागू करना है। अब स्वास्थ्य एजेंसियां उन दूसरे शहरों में भी सीरो सर्वे करने की रणनीति बना रही हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता विशेष तौर पर बढ़ रही है। लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। फिलहाल सीरो सर्वे के नतीजों ने दिल्ली को हिला दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में आ रही गिरावट सरकार के लिए राहत की खबर है। सीरो सर्वे में ये बात प्रमुखता से सामने आई है कि आज दिल्ली की कुल आबादी में करीब 77% ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं, जिनके कोरोना के चपेट में आने का खतरा अब भी बना हुआ है। यानी दिल्ली की कुल आबादी में आज करीब 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें आने वाले महीनों में और ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली में 46 लाख लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ और ठीक भी हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन ऐसा सीरो टेस्ट के नतीजे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 46 लाख लोग दिल्ली के भीतर संक्रमित हुए हैं। क्या ये संख्या कुछ और भी कहना चाहती है? दूसरी बात, क्या ऐसा है कि हम आंकड़ों को कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से देखकर इस महामारी की वास्तविकता से बचने का प्रयास कर रहे हैं या वाकई इससे हम लड़ रहे हैं? शुरू में याद कीजिए तो पहले जोर दिया जाता था कि हमारी कोशिशें कामयाब हैं, क्योंकि भारत में कई दिनों के अंतराल पर कोविड-19 के मामले दोगुने हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे, तब कहा जाने लगा कि नहीं, वो मत देखिए, आप रिकवरी रेट देखिए कि कितने ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन मामलों की संख्या और रफ्तार पकड़ लेती है। जब 2 से 3 दिनों में 1 लाख नए मामले आ जाते हैं, तब जो है रिकवरी रेट जो है वो छोटी पड़ने लगती है और कहा जाने लगता है कि नहीं, आप एक्टिव रेट देखिए, क्योंकि मरीज एक्टिव जो हैं वो 4 लाख के आसपास ही हैं, ज्यादा नहीं है। आप इसे 11-12 लाख की संख्या में जोड़कर मत देखिए। और जब ये भी बड़ा दिखने लग जाता है, तब कहा जाता है कि नहीं, फर्टिलिटी रेट काफी कम है, वो देखिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फर्टिलिटी रेट कम है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राज्यों में ठीक है। आप गुजरात देख लें, बिहार देख लें, झारखंड देख लें, यूपी देख लें या यूपी के अलग अलग जिलों में देख लें, तो लड़ाई का जो विविध स्वरूप है वो नजर आता है। महाराष्ट्र भी देख लें, बंगाल भी देख लें। तो क्या हम इन तरीकों से, इन विश्लेषणों से कुछ नया मिल रहा है? नया ये कि क्या आप आश्वस्त हो रहे हैं कि जब आपके अस्पताल में जाने की स्थिति आएगी तो वहां का इंतजाम भरपूर मिलेगा और वो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा? बिहार के अनुभवों से तो ऐसा लगता नहीं है। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में सीरो के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। 27 जून से 10 जुलाई के बीच दिल्ली के हर जिले से 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 22.86% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन लोगों में टेस्ट के दौरान एंटीबॉडी होने का पता चला। सबसे ज्यादा 27.86% लोग सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में संक्रमित पाए गए, जबकि शाहदरा जिले में संक्रमित लोगों का औसत
27.61% का रहा। दिल्ली के 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या 20% से ज्यादा रही। एनसीडीसी के डायरेक्टर ने एनडीटीवी से कहा, दिल्ली की कुल आबादी में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 46 लाख के करीब हो सकती है। पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से मिला और पॉपुलेशन पे एडजस्ट किया जाता है प्रेवलेंस जो हमको दिल्ली सरकार से मिला वो जी। कितने लोगों का सैंपल लिया था आपने? 21,387। और कितने लोग आए संक्रमित? 23.48। तो 46 लाख हुआ करीब। हाँ जी, करीब। सीरो सर्वे का दिल्ली वासियों के लिए ये संदेश है कि 6 महीने बाद भी दिल्ली में कोरोना का इन्फेक्शन इतने बड़े स्तर पर चलता रहा, लेकिन इतने बड़े शहर में घनी आबादी होते हुए भी सिर्फ करीब 23% लोग संक्रमित हुए। इसे नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल बहुत अहम मानते हैं। जो सीरो सर्वे आपने किया है, जो 23% के करीब लोग हैं जो इन्फेक्टेड हुए जून से 10 जुलाई के बीच में, इसमें क्या मैसेज है दिल्ली के लिए आपको लगता है? पहला मैसेज ये है कि 6 महीने तक भी इन्फेक्शन फैलती रही और इतने बड़े सिटी में, इतनी डेंस पॉपुलेशन में सिर्फ 23% लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमें याद रखना है कि 77%, 75% से भी ऊपर जनता अभी भी ससेप्टेबल है। हम सब ससेप्टेबल हैं, इसलिए यहाँ तक ठीक रहे, बच के रहे, लेकिन आगे भी हमें पूरे एफर्ट्स जो हैं अपने आप को बचाने के, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट, इन सब को हमें पूरे जोरों शोरों से लागू करना है। अब स्वास्थ्य एजेंसियां उन दूसरे शहरों में भी सीरो सर्वे करने की रणनीति बना रही हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता विशेष तौर पर बढ़ रही है। लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। फिलहाल सीरो सर्वे के नतीजों ने दिल्ली को हिला दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में आ रही गिरावट सरकार के लिए राहत की खबर है। सीरो सर्वे में ये बात प्रमुखता से सामने आई है कि आज दिल्ली की कुल आबादी में करीब 77% ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं, जिनके कोरोना के चपेट में आने का खतरा अब भी बना हुआ है। यानी दिल्ली की कुल आबादी में आज करीब 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें आने वाले महीनों में और ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।